नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करें सबसे बड़ी खबर से। बेंगलुरु में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV का पहला मामला सामने आया है और ये मामला बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 महीने के एक बेबी में दर्ज किया गया। कर्नाटक के स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस टेस्ट की पुष्टि कर दी है। इसके बाद कर्नाटक में एक और मामला दर्ज किया गया। देश में HMPV का तीसरा मामला अहमदाबाद में दर्ज किया गया। हालांकि इसके सैंपल्स को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी NIV पुणे को भेजा गया है, जिससे इस वायरस का स्ट्रेन और अन्य जानकारी हासिल हो सके। देखिए, इस बात पर इसलिए ज़्यादा चिंता की जा रही है क्योंकि इन दिनों चीन में HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस और रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस के कई मामले देखे जा रहे हैं। हालांकि इस पर कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चीन में फैले HMPV वायरस के स्ट्रेन का डेटा अभी उपलब्ध नहीं, तो ये दावा नहीं किया जा सकता कि बेंगलुरु में दर्ज किया गया मामला चीन जैसा ही है। आइए एक बार HMPV के बारे में समझ लेते हैं। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है। यह आमतौर पर फ्लू जैसे लक्षण दिखाता है। यह वायरस सर्दियों में सबसे ज़्यादा होता है। यह संक्रमित व्यक्तियों या दूषित सरफेस के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, गले में खराश, रनी नोज और कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ शामिल है। इसमें बहुत छोटे बच्चे, बुजुर्ग या कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस जैसी अधिक गंभीर श्वसन स्थितियों का अनुभव कर सकते हैं। HMPV अन्य रेस्पिरेटरी वायरस जैसे RSV, मीजल्स और मम्प्स की तरह ही हैं, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई एंटीवायरल उपचार उपलब्ध है। अधिकांश लोग आराम और हाइड्रेशन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन ने HMPV को बच्चों में होने वाले एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का एक बड़ा कारण माना है। इस वायरस की खोज सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने की थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वायरस को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस वायरस को लेकर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन्हें सावधानी बरतनी होगी। शिक्षा मंत्रालय ने 2 यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISE प्लस रिपोर्ट्स जारी की। ये रिपोर्ट 2 वित्त वर्षों 2022-23 और 2023-24 के लिए जारी की गई हैं। UDISE प्लस स्कूली शिक्षा से संबंधित एक डेटाबेस है जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी लेवल तक का डेटा मौजूद रहता है। इस प्लेटफॉर्म पर राज्यों के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म स्कूल नामांकन, बुनियादी ढांचे और शिक्षकों जैसे मापदंडों के डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। UDISE को 2012-13 में शुरू किया गया था। तब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के तहत था। साल 2018-19 से इसे UDISE प्लस कहा जाता है। तब से ये सीधे शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में काम करता है। PM पोषण, समग्र शिक्षा और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के लिए फंड एलोकेशन करते समय ये डेटा महत्वपूर्ण होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर के स्कूलों में एनरोलमेंट 2018-19 से 2021-22 तक 26 करोड़ से ऊपर रहा है। केवल कोविड के दौरान इसमें कमी दर्ज की गई थी, लेकिन ये आंकड़ा 2022-23 में गिरकर 25.17 करोड़ हो गया। 2023-24 में और गिरकर 24.8 करोड़ के करीब पहुंच गया है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल एनरोलमेंट में दर्ज की गई कमी को लेकर कुछ बातें साफ की हैं, जिससे ये पता चलता है कि दरअसल ये कमी कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, 2021-22 तक जो डेटा कलेक्ट किया जाता था उसमें क्लास वाइज कितने स्टूडेंट हैं और उसमें कितने छात्र और कितने छात्राएं हैं, ये जानकारी होती थी। लेकिन 2022-23 से ये डेटा बहुत स्पेसिफिक है। इसमें हर बच्चे का नाम, एड्रेस, आधार नंबर, पेरेंट्स का नाम जैसी सभी जानकारियां मेंशन की जाती हैं, जिससे जो घोस्ट स्टूडेंट्स हैं वे बाहर हो गए। घोस्ट स्टूडेंट से क्या मतलब है? ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूल में करते हैं लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के चलते सरकारी स्कूल में अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। इस तरीके से सबसे ज़्यादा स्कूल एनरोलमेंट में गिरावट बिहार और उसके बाद यूपी में दर्ज की गई है। जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई उन्हें डेटा को वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। यूएस की सत्ता पर डोनाल्ड ट्रंप काबिज होने वाले हैं। नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। जनवरी 2025 में वे शपथ ग्रहण करेंगे। उससे चंद हफ्ते पहले यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA
जैक सुलिवान भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इस दौरान भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। जो बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत और यूएसए के संबंधों के लिए किए गए प्रयासों को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण पहल रही यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसे ICET कहते हैं। इस पहल को मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और रक्षा नवाचार जैसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच अधिक सहयोग स्थापित करना है। जो बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में भी काफी वृद्धि हुई। अक्टूबर 2024 में भारत ने यूएसए के साथ प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का भी एक समझौता किया था। ये ड्रोन्स लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, तकरीबन 40 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इनकी इन्हीं क्षमताओं के चलते इन्हें हंटर किलर भी कहा जाता है। इन ड्रोन्स में मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स, नेविगेशन सिस्टम और मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम जैसे इक्विपमेंट लगे होते हैं। ये ड्रोन्स भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए कई लिहाज से बेहद अहम बताए जा रहे हैं। एक तो इनसे भारत की मॉनिटरिंग क्षमताओं में वृद्धि हो जाएगी, खासकर चीन के साथ सीमा पर और हिंद महासागर क्षेत्र में। चीन हिंद महासागर में भी विस्तार कर रहा है, आपको पता है। ये ड्रोन भारत के समुद्री क्षेत्रों को व्यापक रूप से कवर कर सकेंगे, क्योंकि ये पूरे दिन आकाश में बने रहने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि यूएसए की राजनीति में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद बहुत अहम है। एनएसए के पास देश की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी कई जिम्मेदारियां होती हैं। यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल वॉल्ट्ज को इस पद के लिए चुना है। 6 जनवरी को BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर BIS की तरफ से कहा गया कि गुणवत्ता केवल एक पैमाना भर नहीं है, बल्कि ये कमिटमेंट है और जीवन जीने का तरीका है। यह विश्वास की बुनियाद रखने का काम करती है। BIS को BIS एक्ट 1986 के तहत गठित किया गया था। इसे 1947 में गठित इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के काम सौंपे गए थे। वर्तमान में BIS एक्ट 2016 के प्रावधानों के तहत काम करता है। इसका मकसद वस्तुओं का मानकीकरण और गुणवत्ता का सर्टिफिकेशन करना है। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। BIS का मुख्य काम है देश में उत्पादित होने वाले उत्पादों में क्वालिटी को मेंटेन कराना। इसके लिए यह संस्था QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जैसे रेगुलेटरी मेजर्स तय करती है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता कुछ मानकों पर सुनिश्चित की जाती है। इनके जरिए देश में घटिया क्वालिटी के आयात पर भी रोक लगाई जाती है। इनके जरिए तय किया जाता है कि ग्राहकों तक पहुंचने वाला सामान गुणवत्ता वाला हो। यदि QCOs स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और भ्रामक व्यापार प्रथाओं या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए हों तो उन्हें विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में चुनौती नहीं दी जा सकती। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन उन देशों को कहा जाता है जहां अन्य देशों की तुलना में बहुत कम कर लगता है। ये देश विदेशी नागरिकों, निवेशकों, उद्यमियों को वह सुविधा प्रदान करते हैं कि वे उस देश में रहकर जो व्यवसाय या निवेश करेंगे या वहां किसी उद्यम की स्थापना करेंगे तो उस पर उन्हें टैक्स नहीं देना होगा या टैक्स की दरें बहुत ही कम होंगी। ऐसे देश टैक्स में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते, न ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी को साझा करते हैं। ये देश उन लोगों के लिए स्वर्ग यानी हेवन के समान है जो अपने देश से टैक्स चोरी करके पैसे इन देशों में जमा करते हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? अगला प्रश्न है, रैबिड फीवर बीमारी के लिए जिम्मेदार है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका के तौर पर प्रसिद्ध हैं। फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका के तौर पर प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? 1972, 75, 1992 या फिर 2006? सही जवाब है 1992 यानी विकल्प सी। प्रोजेक्ट एलिफेंट को साल 1992 में शुरू किया गया था।
आइए शुरू करें। आईआईटी मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी शुरू कर दी है। ये फैसिलिटी उद्योगों और रिसर्च जैसी जरूरतों को पूरा करने के मकसद से शुरू की गई है। ये फैसिलिटी आईआईटी मद्रास के सैटेलाइट कैंपस में स्थापित की गई है। फैसिलिटी के अधिकांश कंपोनेंट्स को स्थानिक तौर पर बनाया गया है। मल्टी डायरेक्शनल शैलो वेव बेसिन कॉम्प्लेक्स वेव और करंट इंटरैक्शन को हैंडल कर सकती है। साथ ही भारतीय बंदरगाहों, जलमार्गों और कोस्टल इंजीनियरिंग के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकती है। इस फैसिलिटी के गठन में नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट ने भी सहयोग दिया है। यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की टेक्नोलॉजिकल आर्म है, जो कि पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य संस्थाओं को तकनीकी सहायता मुहैया कराती है। इस फैसिलिटी के बाद अब भारत को वेव जनरेट करने की तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। साथ ही भारत में नए पोर्ट्स का विकास हो रहा है, तो इस फैसिलिटी से मदद मिलती रहेगी। आईआईटी मद्रास अन्य संस्थानों को भी इस तरह की फैसिलिटी तैयार करने में मदद कर सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है। इस्तीफे की वजह सरकार के भीतर आंतरिक कलह बताई गई है। उन्होंने कहा कि साफ हो गया है कि वे अगले चुनावों में प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकते, इसलिए वे लिबरल पार्टी द्वारा अगले प्रधानमंत्री को चुने जाने तक पद पर बने रहेंगे। देखिए, जस्टिन ट्रूडो साल 2015 में कनाडा की सत्ता में आए थे। उनके आने से 10 सालों तक कंजर्वेटिव पार्टी के शासन में रहे कनाडा में लिबरल पार्टी की सत्ता आई थी। शुरुआत में वे कनाडा के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री रहे, लेकिन फिर खाने और रहने की बढ़ती कीमतों, इमिग्रेशन के बढ़ने के चलते उनकी पॉपुलैरिटी गिरती गई और हालात उनके इस्तीफे तक पहुंच गई। इस दौरान जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने देश की समस्याओं के लिए खुद से जिम्मेदारी लेने के बजाय कनाडा की हर समस्या के लिए बाहरी कारकों को जिम्मेदार बताया। उनके मुताबिक कनाडा में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए बाहरी देश जैसे कि भारत जिम्मेदार है। इन सब का असर भारत और कनाडा के संबंधों पर भी पड़ा। कनाडा में ये राजनीतिक उथल-पुथल एक ऐसे समय में आई है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कनाडा एक टफ टाइम से गुजर रहा है। दरअसल यूएसए में राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप निर्वाचित हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते जस्टिन ट्रूडो के साथ पहले कार्यकाल से ही अच्छे नहीं हैं। हालिया निर्वाचन के बाद से ही ट्रंप जस्टिन ट्रूडो को मॉक कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूडो को गवर्नर ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा कहकर ट्वीट में मजाक भी उड़ाया। यूएसए में वर्तमान में 50 राज्य हैं। ट्रंप ने कनाडा को यूएसए का 51वां राज्य बनने तक का ऑफर दे दिया और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी। ट्रंप का कहना है कि अगर कनाडा यूएसए में ड्रग्स और प्रवासियों को आने से नहीं रोक पाया तो यूएसए 25% का टैरिफ आरोपित करेगा। हालिया इस्तीफे के बाद ट्रंप ने 51वें राज्य के ऑफर को रिन्यू करने की बात कही है। आपको बता दें कि कनाडा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में कनाडा दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। कनाडा के साथ यूएसए की सीमा दुनिया का सबसे लंबा बाइनेशनल लैंड बॉर्डर है। यूएसए इकलौता देश है जिसके साथ कनाडा लैंड बॉर्डर साझा करता है। कनाडा उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से भी घिरा है। कनाडा उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। वहीं दक्षिण पूर्व में सेंट पियरे और मैक्वेलन द्वीपों के साथ यह सीमा साझा करता है। सेंट पियरे और मैक्वेलन फ्रांसीसी द्वीप है। 2024 ने वैश्विक तापमान के मामले में नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। इसके बाद से ही नीति निर्माताओं पर दबाव बन रहा है कि वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाएं। साल 2021 में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट जारी की थी। तब दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक सहमति बनी थी। हालांकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ नई जानकारियां पेश की। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया पहले ही पूर्व औद्योगिक तापमान के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर पहुंच चुकी है और ये एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसके आगे दुनिया को चरम जलवायु परिवर्तन का खतरा है। इस अनुमान के मुताबिक पृथ्वी 1.3 डिग्री सेल्सियस के तापमान के आसपास तक गर्म है। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एमॉक, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उत्तरी अटलांटिक तक गर्म पानी पहुंचाता है, एएमओसी सदियों से यूरोपीय सर्दियों को कम करने में मदद करता है। 2018 में हुए एक शोध से पता चला है कि 1950 के बाद से एएमओसी में लगभग 15% की कमी आ गई है। इसके अलावा दुनिया चौथी बार बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग की घटना की चपेट में है। यह अब तक की सबसे बड़ी ब्लीचिंग है। वैज्ञानिकों का दावा है कि दुनिया की कोरल रीफ्स उस बिंदु से आगे निकल गई हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। वैश्विक तापन के चलते वाटरवेज सूख रहे हैं और जंगलों की नमी खत्म हो रही है।
इसके चलते यूएसए से लेकर दक्षिण यूरोप और सुदूर रूस तक जंगलों में आग के मामले बढ़ रहे हैं। नेचर क्लाइमेट चेंज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 के दशक के दौरान 13% मौतें जहरीले वाइल्ड फायर स्मोक के चलते हुई हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक ज्वालामुखी विस्फोटों के बढ़ने की आशंका भी जता रहे हैं। अब हम एक बार जलवायु परिवर्तन नाम की इस समस्या के बारे में भी जान लेते हैं, जिसे लेकर दुनिया भर में चिंताओं का बाजार गर्म है। देखिए, जलवायु से मतलब किसी जगह या स्थान का कई वर्षों का औसत मौसम होता है। दरअसल जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में मौसम का एक दीर्घकालिक पैटर्न है, जबकि मौसम घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, यहां तक कि साल दर साल बदल सकता है। किसी क्षेत्र के मौसम के पैटर्न को कम से कम 30 वर्षों तक ट्रैक किया जाता है, तब उसे वहां की जलवायु माना जाता है। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इसे आमतौर पर औसत मौसम में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये मौसमी परिवर्तन प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे कि सौर चक्र में बदलाव के माध्यम से, लेकिन 1800 के दशक से मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य फैक्टर रही हैं, जिसकी मुख्य वजह है कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का जलना। जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो धरती के तापमान को बढ़ाती हैं। ये वैश्विक तापमान ही जलवायु परिवर्तन के कोर में है। पृथ्वी पर बाढ़, बेमौसम बारिश, ज्यादा गर्मी, कम सर्दी, ओशन वार्मिंग, ग्लेशियर्स का पिघलना, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ना, ये सारी घटनाएं होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के दौरान भारत में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश अगले 2 सालों में किया जाएगा। इसके मुख्य मकसद हैं क्लाउड और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना। दूसरा, लाखों लोगों को एआई स्किल्स में प्रशिक्षित करना, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को नवाचार के लिए प्रेरित करना। माइक्रोसॉफ्ट इस निवेश के जरिए भारत में डेटा सेंटर स्थापित करेगा। डेटा सेंटर ऐसे तकनीकी केंद्र होते हैं जहां बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा कलेक्ट किया जाता है। इससे इंटरनेट सेवाएं, ऑनलाइन ऐप्स और एआई आधारित तकनीकें बेहतर तरीके से संचालित हो पाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट का यह निवेश भारत के विकसित राष्ट्र 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने एडवांटेज इंडिया नाम का एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसका मकसद लोगों को एआई तकनीक की जानकारी देना और उन्हें इस क्षेत्र में कुशल बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में एआई और सास यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इकोसिस्टम को भी मजबूत कर रहा है। इसके लिए एआई इनोवेशन नेटवर्क और सास भूमि पार्टनरशिप जैसी पहले शुरू की गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट का निवेश केवल तकनीकी विकास के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर जीरो वाटर का उपयोग करेंगे और नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को 2030 तक कार्बन नेगेटिव बनाने का लक्ष्य रखा है। इस निवेश से भारत में आर्थिक विकास, डिजिटल साक्षरता, तकनीकी नेतृत्व जैसे लाभ हासिल होंगे। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है आसियान। आसियान यानी द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का गठन 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। आसियान का मोटो या ध्येय वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका गठन आसियान घोषणा या फिर बैंकॉक घोषणा के जरिए किया गया था। आसियान के संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। वर्तमान में आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। आसियान का सचिवालय जकार्ता में है। इसकी पहली बैठक इंडोनेशिया के बाली में 1976 में आयोजित की गई थी। तिमोर लेस्ते को आसियान के 11वें सदस्य के तौर पर शामिल करने को लेकर मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी यह आधिकारिक तौर पर सदस्य बना नहीं है और न ही आसियान की वेबसाइट पर इसे सदस्य के तौर पर जगह मिली है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला हालिया देश कौन सा है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार या फिर दक्षिण कोरिया? अगला सवाल, भारत पोल पोर्टल का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? आरबीआई, सीबीआई, नीति आयोग या फिर सीडीएससीओ? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? सही जवाब है विकल्प बी यानी पुणे। और दूसरा सवाल था, रैबिट फीवर बीमारी के लिए जिम्मेदार है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है बैक्टीरिया यानी विकल्प ए। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है।
इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान, SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा, डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। आइए शुरू करें। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ के नाम की घोषणा हो गई है। डॉक्टर वी नारायणन इस पद पर काबिज होंगे। वे 14 जनवरी को एस सोमनाथ के स्थान पर टेक ओवर करेंगे। डॉक्टर वी नारायणन वर्तमान में वलियामाला स्थित लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर हैं। उन्हें स्पेस डिपार्टमेंट का सचिव भी बनाया गया है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने वी नारायणन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। डॉक्टर नारायणन रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रपल्शन एक्सपर्ट हैं। वे 1984 में इसरो में शामिल हुए थे। अपने करियर के शुरुआती चरण में उन्होंने साउंडिंग रॉकेट और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के सॉलिड प्रपल्शन क्षेत्र में काम किया था। उन्होंने इसरो के जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3 के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, इसरो की कामयाबी के चर्चे हम साल भर सुनते हैं। एक बार इसरो के बारे में जरूरी बातें क्या हैं उसे जान लेते हैं। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह संस्था भारत और मानव जाति के लिए बाहरी अंतरिक्ष के लाभों को हासिल करने के लिए काम करती है। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक प्रमुख घटक है। ये डिपार्टमेंट ही अंतरिक्ष से जुड़े कामों को इसरो के जरिए अंजाम देता है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च की यात्रा शुरू हुई थी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार से, जिसे भारत सरकार ने 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की परिकल्पना के हिसाब से स्थापित किया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दोहन करने के लिए इनकोस्पार की भूमिका को विस्तारित किया गया था। फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की गई और साल 1972 में इसरो को DOS के अधीन लाया गया। इसरो की गतिविधियों का मार्गदर्शन इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसरो अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। अंतरिक्ष आयोग एक शीर्ष निकाय है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए नीतियां बनाता है और एग्जीक्यूशन की देखरेख करता है। ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMFRI को लगातार तीसरी बार क्षेत्रीय राजभाषा अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा गठित किया गया है। CMFRI ने यह अवार्ड दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में केंद्र सरकार के संगठनों की श्रेणी में जीता है। CMFRI को यह अवार्ड राजभाषा हिंदी में काम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, को केंद्र की राजकीय भाषा का दर्जा मिला है। हिंदी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करे, जिससे हिंदी देश के सभी भागों में संवाद का माध्यम बन सके। इसी के चलते केंद्रीय सरकार में गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग का गठन किया गया। इसके तहत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, संसदीय राजभाषा समिति और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय काम करते हैं। ये अवार्ड्स भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का ही एक जरिया है। आपको बता दें, ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 3 फरवरी 1947 को भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन की गई थी। यह 1967 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR का हिस्सा बना। 75 वर्षों से ज्यादा की अवधि के दौरान यह संस्थान दुनिया में एक अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के रूप में उभरा। इसका मुख्यालय है केरल, कोच्चि में। USA के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। वे ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, पनामा नहर पर नियंत्रण चाहते हैं और कनाडा को USA का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। ट्रंप अपने इन मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन इरादों के चलते USA के संबंध अपने सहयोगियों के साथ जरूर खराब हो रहे हैं। साथ ही इरादे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी टकरा रहे हैं। हालांकि ट्रंप का कहना है कि वे आर्थिक सुरक्षा के चलते ये कंट्रोल चाहते हैं। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही है। पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ऐसी इच्छा जाहिर कर चुके हैं।
पहले हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जिनके चलते डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। पहला मुद्दा है सिक्योरिटी। ग्रीनलैंड की अथॉरिटी से यूएसए की नजदीकी यूरोप से बढ़ जाएगी, जिससे ग्रीनलैंड अपने राजनीतिक दुश्मनों जैसे कि रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रख पाएगा। दूसरा फैक्टर है ट्रेड रूट। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीनलैंड की लोकेशन आर्कटिक वाले सी रूट पर पड़ती है, जो कि एक शॉर्ट रूट है। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है मिनरल रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड खनिज संसाधनों के लिए गोल्ड माइन है। कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट जैसे मिनरल्स यहां बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आखिरी बार यूएसए ने 1917 में डेनिस वेस्टइंडीज को खरीदा था, जिसे अब यूएस वर्जिन आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। इसे खरीदने के लिए यूएसए ने 1867 और 1902 में प्रयास किया था, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। फिर पहले विश्व युद्ध के बाद यूएसए की ये मांग तेज हो गई और फाइनली 1917 में यूएसए ने वर्जिन आइलैंड्स को $25 मिलियन में खरीदा। जब यूएसए ने वर्जिन आइलैंड को खरीदा तो दौर अलग था। वर्तमान में यूएन नाम की एक संस्था है। इसके चार्टर में सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर बहुत साफ साफ बात कही गई है। सेल्फ डिटर्मिनेशन से मतलब है कि उस जगह के लोग डिसाइड करेंगे कि उन पर किसका शासन होगा या वे किसके अधीन होंगे। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री समय समय पर बोलते रहे हैं कि ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू ग्रीनलैंडर्स। जाहिर है ग्रीनलैंड के लोगों का इरादा यूएसए को अपना मालिक बनाने का नहीं है। हाँ, ग्रीनलैंड में ऑटोनॉमी को लेकर मूवमेंट जरूर शुरू हुआ है। ऐसे में अगर यूएसए अभी ग्रीनलैंड को खरीदने या अक्वायर करने की सोचता है तो उसे ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों से एक संधि करनी होगी। वहीं अगर ग्रीनलैंड स्वतंत्र हो जाता है तो डेनमार्क पिक्चर से बाहर हो जाएगा। फिर ग्रीनलैंड के लोग ही डिसाइड करेंगे कि वे यूएसए के अधीन आना चाहते हैं या फिर नहीं। एक बार ग्रीनलैंड की लोकेशन को भी जान लेते हैं। ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नॉन कॉन्टिनेंट आइलैंड है, जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के तहत एक ऑटोनॉमस कंट्री है। एक बात ध्यान रहे कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन आइलैंड नेशन नहीं है, क्योंकि यह डेनमार्क के तहत एक आइलैंड है। यूएसए में बीते दिनों एक विंटर स्टॉर्म आया, जिसके चलते यूएसए में 5 लोगों की मौत हो गई, स्कूल्स बंद करने पड़े, सड़कों की हालत खराब हो गई और मौसम विभाग ने आगे और बुरी स्थिति की चेतावनी भी दी है। बताया जा रहा है कि यह गंभीर मौसम की स्थिति पोलर वर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर के दक्षिण में विस्तार के चलते बनी है। आइए जानते हैं कि यह पोलर वर्टेक्स है क्या। पोलर वर्टेक्स कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है, जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर एक चक्र या व्हील की तरह घूमता है। पोलर वर्टेक्स 2 तरह के होते हैं, क्षोभमंडलीय और समतापमंडलीय। क्षोभमंडलीय पोलर वर्टेक्स वायुमंडल की सबसे निचली परत पर होता है। समतापमंडलीय पोलर वर्टेक्स लगभग 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। क्षोभमंडलीय पोलर वर्टेक्स के विपरीत समतापमंडलीय पोलर वर्टेक्स गर्मियों के दौरान गायब हो जाता है, वहीं शीत ऋतु के दौरान स्ट्रांग होता है। जब उत्तरी ध्रुव पर पोलर वर्टेक्स अपनी सामान्य स्थिति से कमजोर हो जाता है तो यूएसए, यूरोप के कुछ हिस्सों और एशिया में ठंडी हवाएं चलती हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जनरेशन बीटा। साल 2025 के आगाज के साथ एक नई जनरेशन का भी आगाज हुआ। यह टर्म ऑस्ट्रेलियाई भविष्यवादी मार्क मैक्क्रिंडल ने क्वाइन किया। जनरेशन बीटा से मतलब है 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चे। ये मिलेनियल्स, जनरेशन वाई और ओल्ड जेनजी पेरेंट्स की संतान होंगे। मैक्क्रिंडल के मुताबिक 2035 तक जनरेशन बीटा की वैश्विक आबादी में 16% की हिस्सेदारी होगी। भारत में बीटा जनरेशन का आगाज मिजोरम में जन्मे बच्चे से हुआ है। मिजोरम में ये बच्चा 1 जनवरी 2025 को पैदा हुआ है। 1981 से 1996 के बीच जन्मे लोगों को मिलेनियल्स या जनरेशन वाई कहा जाता है। 1997 से 2012 के बीच जन्मे बच्चों को जनरेशन जी या जेन जी कहा जाता है। वहीं 2013 से 2024 के बीच जन्मे बच्चों को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। बताइए आप किस जनरेशन को बिलोंग करते हैं? आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम करता है। सही कथनों को चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ग्रीनलैंड वर्तमान में किस देश के अधीन है? डेनमार्क, नीदरलैंड, यूएसए या फिर कनाडा? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला हालिया देश है इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार या फिर दक्षिण कोरिया? सही जवाब है विकल्प ए यानी इंडोनेशिया। दूसरा प्रश्न था, भारत पोल पोर्टल का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? सीबीआई, आरबीआई, नीति आयोग या फिर सीडीएससीओ? सही जवाब है विकल्प ए यानी सीबीआई।
आइए शुरू करें। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर 2 साल में प्रवासियों के योगदान को हाईलाइट करने के मकसद से इवेंट आयोजित होता है। इसकी शुरुआत 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में की गई थी। मकसद था प्रवासी भारतीय समुदाय को भारत से जोड़ने के लिए एक मंच मुहैया कराना। इस दिन को 9 जनवरी को ही मनाए जाने के पीछे एक कारण है। दरअसल महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी के दिन ही भारत वापस आए थे और फिर वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन गए। पीबीडी यानी प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय का एक फ्लैगशिप इवेंट है। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग शहरों में आयोजित होता है। जैसे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आयोजित किया गया था। 2015 से इसका आयोजन 2 साल में एक बार किया जाता है। इसी क्रम में 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 के बीच में किया जा रहा है। 2025 के लिए इस दिन की थीम रखी गई है डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। इसका शुभारंभ विदेश मंत्री, मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है। उन्होंने दोहराया कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। उन्होंने कहा कि भारत के टैलेंट का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए वैश्विक समृद्धि में योगदान कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रवासियों से अपील की कि अगली बार जब आप भारत आएं तो अपने साथ भारतीय मूल से बाहर के कम से कम 5 दोस्तों को लेकर आएं। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीयों में एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन और पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन शामिल हैं। दोनों समुदायों ने देश के विकास में निवेश के जरिए योगदान दिया है। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन से मतलब है ऐसे व्यक्ति से जो किसी कैलेंडर ईयर में 182 दिन तक लगातार भारत के बाहर निवास करता हो। उसके पास भारत का पासपोर्ट और नागरिकता होनी चाहिए। 2015 में सरकार ने पीआईओ कार्ड होल्डर का प्रावधान खत्म करके ओसीआई सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड होल्डर को ही प्रचलित कर दिया। ऐसे व्यक्ति या तो पहले भारत के नागरिक रहे हों या उसके माता या पिता भारतीय नागरिक रहे हों। पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे देश हैं जहां के भारतीय मूल के लोगों को ये सुविधा नहीं मिल सकती। भारतीय मूल के व्यक्ति के स्पाउस यानी पति या पत्नी भी ओसीआई के लिए योग्य होते हैं। ओसीआई एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। साथ ही ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है और कितनी बार भी आ सकता है। ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है। भारतीय गृह मंत्रालय के वेबसाइट के मुताबिक ओसीआई कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं, लेकिन 4 चीजें वे नहीं कर सकते। चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं जा सकते, खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। इस तरह ओसीआई सभी मामलों में एनआरआई के समान नहीं होते। ईरान एक बार फिर से चर्चा में है। हाल ही में ईरान की मिलिट्री ने देश के केंद्र में स्थित नातांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट के नज़दीक एक मिलिट्री ड्रिल आयोजित की। इस ड्रिल को इक्तिदार नाम दिया गया है। इक्तिदार का फारसी भाषा में अर्थ होता है शक्ति। इसमें ईरान की सेना के साथ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने हिस्सा लिया। देखिए, इस एक्सरसाइज को एक तरह से इजराइल के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर लिया जा रहा है। इजराइल 2021 में इस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक भी कर चुका है। अक्टूबर के अंत में इजराइल ने ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ने यह हमला ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले के जवाब में किया था। वहीं ईरान ने इजराइल पर हमला ईरान के शहर तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की इजराइल द्वारा हत्या के जवाब में किया था। इसके अलावा ईरान का पश्चिमी देशों, खास तौर पर यूएसए के साथ तनाव जारी है। हाल ही में यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने रिपोर्ट पेश की थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। वहीं ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जिसका मकसद उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने पुष्टि की है कि ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। वहीं परमाणु हथियारों के लिए 90% एनरिचमेंट की जरूरत होती है। इस तरह ईरान इस सीमा के काफी नजदीक है। इसके बाद ईरान एकमात्र गैर परमाणु हथियार वाला देश है जिसने इतने उच्च स्तर तक यूरेनियम को एनरिच किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। एक बार ईरान की लोकेशन समझ लेते हैं। ईरान पश्चिम एशिया में स्थित एक पर्वतीय देश है। इसके उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया और
और अजरबैजान स्थित है। तुर्कमेनिस्तान इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूर्वी हिस्से में स्थित देश हैं। वहीं इराक और तुर्की से ईरान की पश्चिमी सीमा लगती है। जलीय सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है। वहीं दक्षिणी तरफ से यह देश पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से घिरा है। ताइवान अपनी सेना में विदेशियों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी ये प्रपोजल शुरुआती फेज में है, अभी इस पर आगे चर्चा होना बाकी है। देखिए, ताइवान सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। वहीं चीन के बढ़ते दबाव के कारण स्थिति चिंताजनक है। ताइवान को अपनी सुरक्षा चीन से करनी है, लेकिन अभी आप एक बार कुछ आंकड़े देख लीजिए जिससे आपको ताइवान के इस स्टेप की वजह पता चलेगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ताइवान में एक्टिव सैनिकों की संख्या 1,69,000 है। वहीं 1.66 मिलियन रिजर्व में है। वहीं चीन के पास 2 मिलियन एक्टिव सैनिक हैं। अब एक सवाल उठ सकता है कि ताइवान में मिलिट्री पर्सन्स की संख्या इतनी कम कैसे हो रही है। इसमें सबसे पहला कारण तो है ताइवान की लो बर्थ रेट। कम जन्मदर के मामले में ताइवान एशिया में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है साउथ कोरिया। दूसरा बड़ा कारण है सिविल सेक्टर से कंपटीशन। सिविल सेक्टर ताइवान में आर्मी की तुलना में ज्यादा बेहतर सैलरीज ऑफर करता है। इसके चलते ताइवान की यंग पॉपुलेशन आर्मी में करियर बनाने के बजाय सिविल सेक्टर की तरफ जाना पसंद करते हैं। एक और रीजन है कि ताइवान में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। इसका कार्यकाल 2013 में घटाकर 4 महीने कर दिया गया, लेकिन इन दिनों चीन से दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते 2024 में ताइवान ने कंपलसरी मिलिट्री सर्विस का कार्यकाल फिर से 1 साल कर दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा है कि इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए विदेशियों को सेना में भर्ती करने का प्रस्ताव लाया गया है। आपको बता दें कि दक्षिणी चीन सागर में बसा ताइवान चीन से ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जलसंधि के जरिए अलग होता है। ताइवान अपने आसपास के द्वीप और चीन के तट से सटे तमाम छोटे मोटे द्वीपों पर दावा किया करता है। इसमें मात्सु, क्वेमोए और वचियू जैसे द्वीप शामिल हैं। ताइवान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, आपने सुना होगा कि व्हेल्स का जीवन काल बहुत लंबा होता है, आमतौर पर 70 से 80 साल, लेकिन शायद व्हेल्स इससे भी ज्यादा लंबा जीवन जीती हैं। हाल ही में साइंस एडवांसेस में एक रिसर्च छपी जिसके मुताबिक सदर्न राइट व्हेल्स का जीवन 100 सालों का होता है। इनमें से कुछ तो 150 सालों तक जी सकती हैं। इस रिसर्च की माने तो नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल्स भी अधिकतम 70 सालों तक जी सकती हैं। हालांकि वर्तमान में इनका लाइफ स्पैन 22 साल का है। कभी कभार ये 50 सालों तक जी सकती हैं। नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल्स की कम एज के लिए मुख्य रूप से मानव जनित कारण जिम्मेदार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगली जानवरों की आयु कितनी होती है, ये जानना जरूरी क्यों है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि उन्हें कैसे सबसे बेहतर तरीके से संरक्षित किया जाए। आपको बता दें कि व्हेल्स मरीन मैमल्स हैं जो कि सिटेशिया समूह से संबंधित हैं। इसमें डॉल्फिन्स और पोपाइज भी शामिल होते हैं। व्हेल्स अपने बड़े आकार के लिए जानी जाती हैं। हालांकि व्हेल भूमि पर रहने वाले जानवरों के वंशज हैं, लेकिन ये जलीय जीवन को पूरी तरह से अडेप्ट कर चुकी हैं। समुद्र में रहने के बावजूद व्हेल हवा में सांस लेने वाले प्राणी हैं, इसीलिए उन्हें अपने सिर के ऊपर बने 2 होल के जरिए सांस लेने के लिए समय समय पर सतह पर आना पड़ता है। व्हेल इंटेलिजेंट एनिमल है जो अपनी जटिल सामाजिक संरचनाओं और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस शब्द से जरूर रूबरू हुए होंगे। इसमें कोई विशेष खाद्य पदार्थ या कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये इस बात पर फोकस करता है कि कब खाना चाहिए और कब नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें भूख पर कंट्रोल करके वेट लॉस करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरह की होती है, लेकिन सबसे प्रचलित तरीका है 16:8। इसमें 16 घंटे उपवास यानी फास्ट रखना होता है और 8 घंटे के बीच में खाना होता है। इन 8 घंटों के दौरान हेल्दी डाइट लेनी होती है। इसमें माना जाता है कि जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी कैलोरी बर्न होती है और इससे वेट लॉस होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए एक कारगर तरीका है, लेकिन इसे अपनाने से पहले आप किसी प्रोफेशनल से सलाह जरूर ले लीजिएगा। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, भारत में सोनोबॉय का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? यूएसए, इजराइल, फ्रांस या फिर रूस? अगला सवाल है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। इसकी थीम डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत रखी गई है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया। इसरो अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम करता है। सही कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों कथन सही है।
अगला प्रश्न था, खबरों में रहा ग्रीनलैंड वर्तमान में किस देश के अधीन है? डेनमार्क, नीदरलैंड, यूएसए या फिर कनाडा? सही जवाब है डेनमार्क यानी विकल्प ए। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान, SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा, डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। 10 जनवरी को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। इस दिन को 10 जनवरी को मनाने के लिए चुना गया क्योंकि 10 जनवरी 1949 को पहली बार UN जनरल असेंबली में हिंदी का प्रयोग किया गया था। विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा 2006 में हुई थी। विश्व हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य केवल भाषा का सम्मान करना ही नहीं है बल्कि बहुभाषी और डिजिटल युग में इसकी निरंतर प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के प्रयासों को सुदृढ़ करना है। ट्रांसलेशन टूल, मोबाइल एप्लीकेशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हिंदी के एकीकरण ने इसकी पहुंच का विस्तार किया है। यह अब तय हो चुका है कि भविष्य में संसार में वे भाषाएं ही टिक पाएंगी जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की दृष्टि से इतनी विकसित हो जाएंगी जिससे इंटरनेट पर काम करने वाले यूजर्स के लिए उन भाषाओं में उनके लिए जरूरी सामग्री आसानी से सुलभ होगी। एक बात याद रखिए कि यह दिन 14 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस से अलग है। 14 सितंबर की महत्ता इस बात में है कि 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को केंद्रीय सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आपको बता दें कि साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। इस दौरान मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम ने विश्व स्तर पर हिंदी संबंधित गतिविधियों के समन्वयन के लिए एक संस्था की स्थापना का विचार रखा था। इसके बाद लगातार कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में मंथन के बाद मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित करने पर भारत और मॉरिशस की सरकारों के बीच सहमति हुई। दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मॉरिशस की विधानसभा में अधिनियम पारित किया गया। 11 फरवरी 2008 को विश्व हिंदी सचिवालय ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू किया। सचिवालय का मुख्य मकसद एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार करना है। साथ ही हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक वैश्विक मंच भी तैयार करना है। विश्व भाषा परिवार में हिंदी भारूपीय यानी भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। मानक हिंदी का खड़ी बोली स्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है। इसी अनुच्छेद में इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और दुनिया में मंदारिन और अंग्रेजी के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यूं तो भारत की जनसंख्या के चलते हिंदी बोलने वालों की संख्या इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ जाती है, लेकिन सही हिंदी बोलने और लिखने वालों की संख्या में लगातार कमी भी होती देखी जा रही है। देखिए, भारत में एक अवधारणा प्रचलित है कि जो भाषाएं जितनी क्लिष्ट या फिर टफ होती जाती हैं वो भाषाएं लोक व्यवहार से लुप्त होती जाती हैं। संस्कृत को लेकर यही तर्क दिया जा रहा है, लेकिन अगर यह धारणा सटीक होती तो अंग्रेजी भाषा के साथ भी सही बैठती, क्योंकि अंग्रेजी के मामले में तो जितनी टफ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है उतनी ही बेहतर भाषा पर पकड़ मानी जाती है। असल में भाषाओं के लुप्त होने की वजह छिपी है वैश्वीकरण में। वैश्वीकरण के चलते दुनिया लगभग एक तरह के खान पान, एक तरह की भाषा और एक तरह के पहनावे की तरफ जा रही है। पश्चिम की सभ्यता उनका सलीका जीवन का मानक बनते जा रहा है। यही वजह है कि भाषाओं में भी एक रूपता आती जा रही है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर 2 हफ्ते बाद एक भाषा खत्म हो रही है। आपको बता दें कि हिंदी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वो हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करे, जिससे हिंदी देश के सभी भागों में संवाद का माध्यम बन सके।
केरला हाईकोर्ट ने पेरियार नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए एक स्ट्रांग फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक यदि पेरियार नदी को प्रदूषण से नहीं बचाया जा सका तो इसके लिए ऑफिशियल्स को जिम्मेदार माना जाएगा। कोर्ट का कहना है कि इसके लिए अकाउंटेबल ऑफिसर्स को निजी तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल में यह नदी लाइफलाइन ऑफ केरला के नाम से मशहूर है। कई सालों से यह नदी गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है। इसके चलते पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय लोग हाईकोर्ट तक पहुंचे हैं, जिसके बाद यह फैसला आया है। पेरियार नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी हिल्स से निकलती है। यह नदी पेरियार नेशनल पार्क से होती हुई पेरियार झील तक जाती है। इसका कुछ पानी एक टनल के जरिए तमिलनाडु की वैगई नदी में भी डाइवर्ट किया गया है। फाइनली पेरियार नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। पेरियार नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मुल्लायार, चेरुथोनी और पेरिंजनकुट्टी नदियां शामिल हैं। नदियों के प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें से सबसे अहम कारण है कृषि। कृषि क्षेत्र फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। साथ ही दुनिया भर में ये क्षेत्र पानी के प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है। देखिए, जैसे ही बारिश होती है, खेतों में जो कीटनाशक और उर्वरक डाले गए होते हैं वे बहकर नदियों में पहुंचते हैं। नदी प्रदूषण का दूसरा रीजन है सीवेज और वेस्ट वाटर का नदियों में पहुंचना। यूज्ड वाटर ही वेस्ट वाटर बन जाता है। हमारे घरों, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल बिल्डिंग से निकला हुआ इस्तेमाल किया गया पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में पहुंचता है और नदियों को प्रदूषित करता है। इन सब के अलावा प्लास्टिक भी नदियों को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है। हरियाणा एक बार फिर से अपने कम होते सेक्स रेशियो के चलते चर्चा में है। दरअसल 2019 में हरियाणा में यह आंकड़ा 923 था, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा गिरकर 910 पर पहुंच गया, जिससे सिविल सोसाइटी और सोशल एक्टिविस्ट्स की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अथॉरिटीज इन आंकड़ों को स्लाइट फ्लक्चुएशन ही बता रहे हैं, लेकिन सेक्स रेशियो लैंगिक समानता को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में काम करता है। यह समाज में महिलाओं की स्थिति और कल्याण को दिखाता है। सेक्स रेशियो से मतलब है किसी निश्चित जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 के मुताबिक, जो 2021 में प्रकाशित हुआ था, भारत में जन्म के समय कुल लिंगानुपात 929 था। 2014 में हरियाणा में सेक्स रेशियो 871 था। इस आंकड़े से देश भर में चिंता की लहर दौड़ पड़ी थी। इसके चलते हरियाणा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सिविल सोसाइटीज ने इस दिशा में कॉन्क्रीट प्रयास करने के लिए कदम उठाए। 2015 में प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से ही की थी। सरकार और सिविल सोसाइटीज के प्रयासों से हरियाणा में सेक्स रेशियो बढ़ना शुरू हुआ। 2016 में यह आंकड़ा 900 पर पहुंचा और 2019 में 923 पर, लेकिन 2023 से इन आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। 2023 में 916 और 2024 में यह आंकड़ा घटकर पहुंच गया है 910। यह आंकड़ा ऐसे वक्त में आया है जब राज्य की महिलाएं खेल सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और शिक्षा के क्षेत्र में एक्सीलेंट परफॉर्म कर रही हैं। 2014 से 2019 के दौरान हरियाणा में जो प्रोग्रेस देखने को मिली, उसके लिए प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 यानी PNDT एक्ट का सख्ती से लागू किया जाना एक कारण है और एक गहन जागरूकता अभियान जिम्मेदार है। जागरूकता अभियान का मकसद हरियाणा में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रसव पूर्व लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाना था। इसके अलावा इसमें सोशल एटीट्यूड को बदलने की कोशिश की गई थी। इस एटीट्यूड के चलते परिवार लड़कों को प्राथमिकता देते हैं और लड़की को बोझ समझते हैं। ऑफिशियल्स मानते हैं कि हरियाणा में इस स्थिति के लिए मूल तौर पर परिवारों का माइंडसेट जिम्मेदार है। हरियाणा समेत लगभग पूरे भारत में बेटे को परिवार की वंश बेल आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बेटा ही परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मानने वाले परिवारों में जब एक बार बेटी पैदा हो जाती है तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि अगली बार बेटा ही हो। इसके लिए जन्म से पहले ही टेस्ट करा के बेबी का सेक्स डिटरमाइन करा लिया जाता है। बेटी है तो उसे इलीगल तरीके से जन्म से पहले ही मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये माइंडसेट हालांकि धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से बदलने में एक लंबी यात्रा बाकी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों की शिक्षा को लेकर एक फैसला दिया है। कोर्ट के मुताबिक बेटियों को अपने माता पिता से शिक्षा का खर्च लेने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य और वैध अधिकार है। कोर्ट ने आगे कहा कि माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए अपनी क्षमता के मुताबिक फंड उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दरअसल कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें एक कपल की बेटी आयरलैंड में एजुकेशन ले रही है। पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ तो एलिमनी के साथ बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी दिया जा रहा था, जिसे लेने से बेटी ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने साफ किया है कि बेटी को अपनी शिक्षा जारी रखने का मौलिक अधिकार है, जिसके लिए माता पिता को अपने वित्तीय संसाधनों की सीमा के भीतर जरूरी फंड्स उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णयों में भी शिक्षा के महत्व और माता पिता की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। इसके अलावा भारतीय समाज में बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसका मकसद लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इन प्रयासों को और मजबूती प्रदान करता है, जिससे समाज में लैंगिक समानता और शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि यह बेटियों की शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है और माता पिता की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। यह निर्णय समाज में बेटियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, यह बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह शब्द खबरों में क्यों है। कुछ वक्त पहले इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने भारत के युवाओं से हफ्ते में 70 घंटे काम करने के लिए कहा था। अभी हाल ही में लार्सन एंड ट्रूबो LNT के चेयरपर्सन SN सुब्रमण्यम ने 90 घंटे काम करने और संडे को भी काम करने की बात कही। इतने सीनियर पोजीशन पर बैठे लोगों की इस तरह की बयानबाजी केवल PR स्टंट भर नहीं हो सकती। मैं मान रहा हूं कि कुछ इस तरह के विचारों के पीछे कोई तो ठोस वजह होगी जो शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पर इन सब से भारत में वर्क लाइफ बैलेंस पर तो बहस छिड़ी गई है। वर्क लाइफ बैलेंस से मतलब है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह काम करते हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, साथ ही ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास आपके निजी जीवन के लिए पर्याप्त समय हो। ऐसा न हो कि काम के घंटों के चलते आप परिवार को वक्त ही न दे पाएं और परिवार इतनी प्राथमिकता न बन जाए कि काम के फ्रंट पर आप फिसड्डी लगें। आइए देखते हैं बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वैगई, भरतपुझा, पेरियार या फिर पंबा? अगला प्रश्न है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर UNDP? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत में सोनोबॉय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? USA, इजराइल, फ्रांस या फिर रूस? सही जवाब है विकल्प ए यानी USA। और अगला प्रश्न था, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। इसकी थीम डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत रखी गई है। उपर्युक्त में से सही कथन को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।